तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जो कि है प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें हम लोग 15 एमसीक्यू लिए हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। और इसमें बस है कि ऐसा कि 15 लिए हैं, लेकिन इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे तो ये लगभग 15 के करीब ही पहुंच जाएगा। और एक एक क्वेश्चन को का पोस्टमार्टम करेंगे, तो आप लोग बने रहें। और जिनका भी एग्जाम है 2027 में टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो इससे उनका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर सोचें, और फिर इसका हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, मतलब प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती हैं। ऑप्शन पढ़िए, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या नन। तो पहले आप लोग अपने ऐसे सोचेंगे कि क्या होगा इसका आंसर, उसके बाद में आप लोग आंसर सोच के रखेंगे और नोट करेंगे कि जैसे 15 क्वेश्चन है, तो यहाँ से 1 से 15 तक हम लोग लिख लिए आप। और लिखेंगे पहला क्वेश्चन सही है तो सही टिक करेंगे, गलत है तो गलत टिक करेंगे, ठीक है। और इस तरह से लास्ट में आप बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ कितना नहीं। इससे आप लोग का लेवल भी पता चलेगा कि हाँ, आपका एग्जाम के लिए तैयारी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए, तो पहले जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो पहले सोचिए कि प्रकाश क्या होता है। अगर हम पूछे कि प्रकाश क्या है, तो आप लोग क्या आंसर कर सकते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश वो होता है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। वह ऐसा बोल सकते हैं कि जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे कि हम तो अपनी आंखों से देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारी आंख भी तभी किसी वस्तु को देख पाएगी जब तक इस पर प्रकाश ना पड़े। अगर आप अंधेरे कमरे में जाएंगे, पूरा अंधेरा डार्क हो, तो उससे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अब ये जो होता है, प्रकाश को कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है नेचुरल प्रकाश, जो कि जैसे सन हुआ उससे आता है, और एक हुआ जैसे आर्टिफिशियल टाइप का। जैसे अगर हम सूर्य का बात करें तो ये नेचुरल हुआ, ठीक। अगर बल्ब का बात करें तो ये आर्टिफिशियल मानव ने बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से बांटा गया है कि अब इसमें एक और आता है कि जिसका खुद का सोर्स हो उसे क्या बोलते हैं, जिसे प्रकाश देने का सोर्स। तो सूर्य का खुद का प्रकाश देने का सोर्स है, बल्ब का भी होगा, लालटेन, मतलब ऐसे जो खुद का प्रकाश निकालते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, प्रदीप्त पिंड। प्रदीप्त पिंड इस एग्जाम में आता है कि प्रदीप्त पिंड क्या है, उसके बारे में लिखें। तो ये हो गया, तो प्रदीप्त पिंड। और एक आता है क्वेश्चन अप्रदीप्त पिंड। तो अप्रदीप्त पिंड किसको बोलेंगे, जैसे कि जिसका खुद का अपना प्रकाश सोर्स नहीं हो। जैसे हम लोग बोलेंगे पृथ्वी, पृथ्वी का कोई प्रकाश का सोर्स नहीं है। और उसी तरह चंद्रमा, ये चंद्रमा जो है चमकता है, रात में दिखता है, लेकिन वो सूर्य का उसका रिफ्लेक्शन जाता है, तभी ये हम लोग पृथ्वी से देख पाते हैं कि हाँ, जो चंद्रमा है वो चमक रहा है। लेकिन इसका खुद का वो प्रकाश नहीं होता है, सूर्य का ही प्रकाश से वो चमकता है। बाकी जितने भी चीजें हैं जहाँ से, जैसे अगर आप लोग अगल बगल में जितने भी चीजें देखें, जैसे हम लोग मान लीजिए आप कॉपी रखे हैं, तो कॉपी भी क्या है, वो अप्रदीप्त पिंड में आ जाएगा। कलम भी यही हो जाएगा। मतलब जितने भी चीज जहाँ से प्रकाश का स्रोत है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं अप्रदीप्त पिंड। प्रदीप्त होता है जो कि प्रकाश अपना खुद का निकालता है। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश जो चलता कैसे है। अगर आप लोग ध्यान से कभी देखे होंगे कि सूर्य से जो भी किरण निकलती इस तरह से निकलती है, इस तरह से एक सोर्स से निकल के इस तरह से जाती है। तो ये क्या है, एक सीधी रेखा में निकलती है ना, एक जगह से निकली और सीधे गमन कर रही है। तो हम लोग कहेंगे कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि किसी वस्तु का छाया जो है कैसे बनता है। छाया, अब छाया मतलब शैडो जो होता है कैसे बनता है। तो होता क्या है कि जब भी प्रकाश चलता है और ये प्रकाश आ रहा है, इस तरह से प्रकाश आ रहा है, और इसके रास्ते में अगर कोई वस्तु दिख गया, तो अब इसके पास इतनी क्षमता नहीं कि इसको ये पार कर ले। ये क्या करता है कि यहीं तक रहता है, और फिर ये इसका साइड यहाँ नीचे इस तरह से बना देता है। ऐसा नहीं कि इधर से आएगा इस तरह से घूम के फिर मतलब जाता है, इस तरह से नहीं होता है। तो क्वेश्चन अगर कभी भी आया कि हमारा छाया जो है कैसे बनता है, तो हम यही बताएंगे कि प्रकाश की किरणें हैं जो सीधी रेखा में गमन करती है, जिसके कारण किसी वस्तु का छाया बनता है, ठीक है। तो चलिए, इतना हो गया। प्रदीप्त पिंड आप लोग देख लिए, अप्रदीप्त देख लिए कि क्या होता है क्या नहीं। प्रकाश प्रकाश क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रकाश की जो चाल होती है, मतलब कि प्रकाश को चलने की गति कहाँ पर ज्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है, इसमें भी पूछता है, और कितना होती है। तो आप लोग पहले सोच लीजिए, उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है।
इसको भी बताया जाएगा। जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो समझिए एग्जाम में वो आया हुआ है, तभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। अब कहाँ पे अधिक होता है, कहाँ पे कम होता है, यही हम लोग जानेंगे। तो पहले देखिए, प्रकाश की चलने की शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ होती है। तो अगर देखा जाए कि जब भी अगर सूर्य से पृथ्वी पर कोई बस ये आता है, प्रकाश आता है, तो बीच में ये कुछ ये जो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है इसका। मतलब ये मतलब ऐसा माध्यम है जो कि ना हवा है ना कुछ है, तो इसको बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं, वैक्यूम ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो निर्वात वो जगह होती है जहाँ पर हवा की न कुछ भी मतलब ना रहे। इसमें यहाँ पे क्या होता है, जो भी निर्यात जगह होता है वहां पर किसी भी वस्तु का भार पता ही नहीं चलेगा। एक हाथी भी उसी तरह से उड़ेगा और एक छोटा सा रुआ भी उसी तरह से, मतलब भार पता ही नहीं चलता यहाँ पे, वेट कम। तो वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम में सबसे ज्यादा किसका होता है, सूर्य का। जो सूर्य के चलने की शक्ति जो होती है वैक्यूम में ज्यादा होती है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना होती है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में, ये सेकेंड है, एक सेकेंड में जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर जो है वो चल लेती है। ठीक ना, 3 लाख, समझिए एक सेकेंड में 3 लाख जाती है। और इसका अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सूर्य जो है सबसे कम इसका गति कहाँ होता है, तो एक पैटर्न इस तरह से याद रखना है कि निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद वायु में सबसे ज्यादा होती है, फिर वायु तो गैस हो गया, फिर द्रव मतलब लिक्विड में, फिर सबसे कम होती है ठोस में। ये निर्यात में सबसे तेज चलेगी, फिर उसके बाद आएगी धीमा हो जाएगी, फिर धीमा, फिर सबसे धीमा हो जाएगी। ठीक है। अगर यही इस तरह से अगर निर्वात ये ना दे करके इस तरह जल वायु में पूछता तो हम लोग क्या बताते कि वायु में ज्यादा चलती है। लेकिन ये क्वेश्चन में दिया है कि सबसे ज्यादा कहाँ चलती है, तो क्या बताएंगे हम लोग कि निर्वात में चलती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो निर्वात हो जाएगा। अब सूर्य का ये जो चाल लिखे हैं 3 × 10⁸, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अगला में ये क्वेश्चन पूछता है कि जो सूर्य है उसका जो प्रकाश है पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है, तो बताएंगे 8 मिनट 16 सेकेंड। कहीं कहीं 20 सेकेंड भी लिखता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 मिनट 16 सेकेंड याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तीसरा में दिया है कि मोटर कार के चालक के सामने लगा रहता है, मतलब मोटर जो कार होता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। तो देखिए पहले दर्पण की बात करें तो लेंस का तो हटा ही दीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन को छांटने का तरीका भी आप लोग को बताएंगे कि हाँ किस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब इसमें से तीनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब इसको समझने के लिए आप लोग को तो पढ़ना पड़ेगा ही कि हाँ कौन सा लेंस लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण वो दर्पण होता है जैसे कि हम लोग घरेलू काम डेली का, जैसे चेहरा देखना या कुछ भी करना उसके लिए यूज करते हैं हम लोग, उसमें समतल दर्पण। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब पहले होता है कि प्रतिबिंब बनाता कैसे, प्रतिबिंब मतलब अपना छाया जो है कैसे, ये हम लोग का जो भी हम लोग देखते हैं उसमें कैसे बनता है। तो ये बनाता है बराबर, जितना हम लोग का जितना बड़ा शरीर रहेगा उतना ही बड़ा ये उतना दिखा देगा। कोई भी वस्तु जितना बड़ा वो ऐसे दिख रहा है नॉर्मली, उसको हम समतल दर्पण के भी सामने ले जाएंगे तो वो सेम ही दिखेगा। तो उसका वस्तु का जितना बड़ा रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा दिखेगा। और ये सीधा बनाता है कि उल्टा बनाता है, ये हमेशा सीधा बनाता है। और सीधा जब भी बनता है मतलब कि वो काल्पनिक बनता है। ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे हम लोग तो देखते हैं दाहिना उठाएंगे तो बायां दिखेगा, बायां उठाएंगे तो दाहिना दिखेगा, तो वो ऐसा उसको पार्श्विक रूप से ये बोलते हैं, पार्श्विक, पार्श्विक रूप से उल्टा। ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ना कि वो उल्टा। उल्टा का मतलब क्या हुआ कि पैर जो है ऊपर हो गया, मुंडी नीचे हो गया, उल्टा वो चीज होता है। तो ये पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाता है, ना कि वो सीधा उल्टा ही दिखा देगा। ये हम लोग समतल दर्पण के बारे में जाने। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण को पढ़ने के लिए क्या होता है कि पहले आप लोग को एक गोला के बारे में जानना पड़ेगा। ये जैसे मान लीजिए एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण को अगर हम 20 से काटेंगे तो इसमें दो लेंस बनेगा, जिस तरह से जिसे देखिए इस तरह से अगर हम काट दिए तो इधर एक बना और एक इधर बना, ये हम काट दिए इस तरह से।
तो ये वाला भाग जो इधर का भाग है, इधर बाहर की ओर अगर हम पेंट कर देते हैं और इसको अंदर की ओर पेंट कर देते हैं, तो इसमें दो दर्पण यही बन गए। ये जो बाहर की ओर हम पेंट किए उसको बोलते हैं अवतल, इसको जो पेंट किए इसको बोलेंगे उत्तल। ये दर्पण है, ठीक है। दर्पण का पहचान यही है कि एक साइड ही दिखेगा, और लेंस का पहचान ये है कि दोनों साइड वो दिखता है। चलिए, तो जैसे हो गया उत्तल दर्पण, हो गया अवतल दर्पण, हो गया। तो अवतल दर्पण का अगर परिभाषा पूछेगा कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो पहले हम ये बताएंगे कि गोलीय दर्पण का वो भाग जिसका बाहर की ओर जो भी है पेंट या रस्तित किया रहता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण को बोलेंगे कि जिसका अंदर की ओर पेंट या रस्तित किया जाता है उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। या इसको इस तरह से भी कहेंगे कि जो अंदर की ओर धंसा होता है वो दर्पण उत्तल होता है, जो बाहर की ओर उभरा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। ये हम लोग जान गए जी। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इस सब में प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब जो है जो अवतल दर्पण होता है, इसमें 6 तरह तरह के वस्तु को अलग अलग जगह पर रख करके देखा जाता है कि जो दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो 6 में अलग अलग बनता है, लेकिन अगर एक तरह से हम लोग याद करें तो अवतल दर्पण में दोनों तरह से प्रतिबिंब बनता है, मतलब काल्पनिक भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। एक यही एक ऐसा दर्पण है जो कि दोनों बनाता है, काल्पनिक भी बनाएगा और वास्तविक भी बनाएगा। ये समतल दर्पण में हम लोग क्या पढ़े कि ये हमेशा काल्पनिक बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण में ये दोनों बनाएगा, कभी काल्पनिक भी बना सकता है ये, वास्तविक भी। और कहाँ कहाँ पर रखेंगे वो अगला हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन में, कि ये छह छह जगह में अगर रखेंगे तो कौन सा जगह पे काल्पनिक बनाएगा, किस जगह पे वास्तविक बनाएगा। तो इतना बस जाने कि काल्पनिक वास्तविक दोनों बनता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ओनली काल्पनिक बनता है, और जब भी काल्पनिक बना इसका मतलब वो सीधा बनेगा, ठीक है। और वास्तविक बनेगा उसका मतलब उल्टा होता है। और इसमें एक और चीज है, अवतल दर्पण में बड़ा छोटा दोनों बनता है प्रतिबिंब, बड़ा भी बनेगा छोटा भी बनेगा और बराबर भी, तीनों ही बनता है, ठीक। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, ओनली छोटा बनता है, मतलब केवल छोटा। देखिए यहीं पे तीनों का आपको अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आप डिफरेंस बताइए, तो आप लोग यहाँ से एकदम बता सकते हैं। अगर तीन पहले देखिए प्रतिबिंब की बात करिए तो समतल दर्पण ओनली बराबर बनेगा, उत्तल दर्पण का पूछेगा तो हमेशा छोटा बनेगा, और अवतल दर्पण का पूछेगा तीनों बनता है, बड़ा भी छोटा भी और बराबर भी। यही सब दिख गया डिफरेंस। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो बराबर भी बनाता है और छोटा भी बनाता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, अवतल दर्पण। या इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो जो बराबर बनाता है, तो बराबर में क्या होता है, दोनों बनाता है, एक समतल दर्पण भी बनाएगा और अवतल दर्पण भी बनाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो छोटा बनाता है, कोई वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, छोटा, तो छोटा में देखिए ये भी छोटा, उत्तल दर्पण भी छोटा बनाता है और अवतल दर्पण भी छोटा बनाता है। इसमें भी छोटा बना रहा है, इसमें भी छोटा बना रहा है, ठीक है। तो जो अवतल दर्पण है ये सब में आता है, मतलब बराबर में भी आएगा, छोटा में भी आएगा, बराबर में भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो बड़ा बड़ा बनाता है, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब है बड़ा कौन बनाता है, कौन सा दर्पण बनाता है, तो बताएंगे अवतल दर्पण बनाता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन तो हम लोग इतना पढ़ लिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला कि समतल दर्पण मतलब कि मोटर कार के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो अब हम लोग इसके जब हम लोग उपयोग के बारे में पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और उत्तल दर्पण का कहाँ यूज किया जाता है, तो इसमें पढ़ते हैं। जैसे उत्तल दर्पण का जो यूज होता है ये होता है कहाँ कहाँ, ओनली मोटर, मतलब जो भी बाईसाइकिल होता है उसके पीछे देखने का आईने, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्या बोलते हैं, साइड मिरर के रूप में, ठीक है। इसको यही किया जाता है, मतलब कि जो पीछे देखने का आईने के रूप में किसका यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण सॉरी उत्तल दर्पण का करते हैं, ठीक है। और अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका दो तीन जगह यूज करते हैं। पहला तो ये हो गया कि हजामती के रूप में, हजामती। दूसरा होता है डॉक्टर यूज करता है कि रोगी का आंख का नाक जांच करने में। तीसरा होता है सौर भट्ठी में, सौर भट्ठी। चौथा हो गया ये जो सर्च लाइट होता है, जैसे लाइट वाइट हो गया टॉर्च में, सर्च लाइट टॉर्च में हो गया, ये सब जो भी उसके आगे का शीशा जो होता है ये कौन सा दर्पण का रहता है, तो अवतल दर्पण का रहता है। तो इसका मिल गया आंसर। इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, हम लोग कितने क्वेश्चन यहाँ से बना लिए,
तो यही हम बोल रहे थे कि हम लोग अगर पोस्टमार्टम करेंगे एक क्वेश्चन का तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे हैं और सब्जेक्टिव अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ से बहुत सारा जैसे इसका तीनों का डिफरेंस लिख सकते हैं। तीनों में अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिम ये उत्तल दर्पण का उपयोग है कहाँ कहाँ करते हैं, तो यहाँ से उपयोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चौथा में दिया है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका, अब देखिए वहां पर था पीछे देखने का ही ना, यहाँ पर है हेडलाइट। अब हेडलाइट में तो पढ़े ही है कौन सा, समतल, उत्तल, अवतल दर्पण, उत्तल सी लेंस तो होगा नहीं, तो हो जाएगा ये अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसमें सारा तो पढ़ ही लिया है, इसमें पढ़ने का कोई ये नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज हम बता देते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है इसका प्रतिबिंब का जो 6 हम बताएं कि वो कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं। जैसे कि हम 6 अवतल दर्पण जैसे इस तरह से हम लिए, इसको बनाने से पहले आपको ये गोलीय दर्पण हुआ। ठीक, इसको दो भाग में हम बांट रहे हैं, दो भाग में बांटे इस तरह से। तो ये हमारा बना अवतल दर्पण। इसमें होता क्या है, ये बीच में केंद्र होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो होती है इसको बोलते हैं, जो यहाँ से पूरा ये बीच की दूरी है इसको फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं फोकस दूरी। और इसको सॉरी फोकस बोलते हैं, सॉरी सॉरी फोकस दूरी नहीं बोलते इसको, फोकस दूरी आधा जो बांटता है उसको बोलते हैं। इसको आर बोलते हैं, अरे यार इसको आर बोलते हैं, जिसका नाम है वक्रता, वक्रता तिरछा। इसको दो भागों में, यहाँ से जो होता है इसको दो भागों में बांटता है, बराबर बराबर भाग में, जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। अगर मतलब जैसे कि यहाँ से यहाँ तक दो है तो ये वन रहेगा, ये भी वन रहेगा। तो अब इसको फोकस बोलते हैं, जैसे ये आधा एफ हो गया इस भी, तो ये दोनों मिलकर टू एफ हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं फोकस, फोकस दूरी। और इसको पूरा हम लोग इस तरह से मिलाएंगे इस तरह से, तो इसको बोलते हैं मुख अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख अक्ष। और यहाँ पे एक बिंदु मिलता है इसको बोलते हैं मुख्य ध्रुव। ये सब का डिनोट करने का, जैसे फोकस दूरी इसको छोटा एफ द्वारा करते हैं, मुख्य दूरी को पी पोल बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या को बड़ा आर से करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, सेंटर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि जो है जो आर जो है आर बराबर क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक आर हुआ, इसमें दो एफ है, यहाँ पे एफ है यहाँ पे, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, टू एफ होगा। तो यही क्वेश्चन आता है कि एफ बराबर क्या होता है टू एफ, या आर बराबर टू एफ, या एफ बराबर क्या होता है, ये बटा में जाएगा तो आर बाई टू हो जाएगा। तो फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए देता है, या ऐसे वन लाइनर फॉर्म में पूछ लेता है। ठीक है, तो एक और पेज ऐड कर लेते हैं और इसमें देखते हैं हम लोग कि कैसे वो 6 प्रतिबिंब बनता है। तो पहला हम लेंगे, अगर हम यहाँ से ये पी लेते हैं और यहाँ पे एफ हुआ, एफ बड़ा सा एफ होता है, और ये हो गया सी। ठीक है, अब ये एफ क्या है, तो इसको हम बोलते हैं फोकस, ओनली फोकस। अब अलग अलग जगह पे हम प्रतिबिंब रखेंगे, जैसे कि ये पी और एफ के बीच में हम प्रतिबिंब रखे यहाँ पे। ठीक, उसी तरह से फिर एफ पर प्रतिबिंब रखेंगे, सॉरी वस्तु को रखेंगे, तो उसका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, मतलब यहाँ दोनों के बीच रखे, पी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पर रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच रखेंगे, और फिर सी पर रखेंगे मतलब वक्रता केंद्र पर, फिर एक वक्रता केंद्र, और इधर होता है अनंत, अनंत मतलब जिसका कोई सीमा नहीं है, तो इन दोनों के बीच रखेंगे, और एक आएगा अनंत से आएगा। तो इतने अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब बनते हैं, इसको पढ़ने के लिए पूरा एक क्लास चाहिए, तो हम आप लोग को ऐसे नॉर्मल बता देते हैं कि इन 6 में से ओनली एक जगह हम बस प्रतिबिंब को रखते हैं, जैसे वस्तु को रखते हैं, तो यहाँ पर प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ठीक है, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा,
और वस्तु से सबसे बड़ा बनता है, मतलब बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा। ठीक। और जैसे जैसे अब इधर आएंगे सारा का बनेगा वास्तविक बनेगा। इसका एक बनाने का तरीका है, और अगर वो पूरा अगर बना लिए तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो अचानक से आराम से वो बनाते बनाते याद हो जाता है। तो वास्तविक बनेगा तो क्या होगा? उल्टा बनेगा। और अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ कि कहाँ पे बराबर बनता है, कहाँ पे छोटा बनता है, कहाँ पे। जैसे देखिए अगर यहाँ पे बड़ा है तो सी सी पर आते आते जितना भी है ये सब बड़ा बनता है। क्या होता है? सब बड़ा बनेगा। लेकिन जैसे ये वक्रता केंद्र पर आते हैं तो ये यहाँ पर वस्तु बराबर बनता है। जैसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब जो है बराबर बने, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, बराबर बनता है लेकिन वास्तविक बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा, वास्तविक। और इसके बाद ये वस्तु जो वक्रता केंद्र से आगे जाने पर वस्तु छोटा बनने लगता है। ठीक है। अब देखिए अगर छोटा कैसे बनेगा, जैसे अगर सूर्य का जो सूर्य तो इतना बड़ा है लेकिन उसका हम लोग यहाँ से कितना छोटा दिखता है वो, तो यही मान सकते हैं कि अनंत से आती जितने भी किरणें होती है उसका प्रतिबिंब अगर हम लोग बनाएंगे तो बहुत छोटा ही बनेगा। ठीक ना। तो यही होता है जैसे ये बड़ा बनना चालू हो गया उसके बाद से जितने भी प्रतिबिंब इसका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा सारा छोटा बनना चालू कर देता है। तो इसीलिए हम बता रहे थे कि तीनों इसमें बनता है। देखिए यहाँ पे क्या बना? काल्पनिक बना और वास्तविक बन गया। यहाँ पे बड़ा बना, बराबर बना, और फिर यहाँ से छोटा बनना चालू कर दिया। तो इसमें तीनों तरह का प्रतिबिंब काल्पनिक वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा छोटा बराबर उसका साइज बन रहा है। तो एक ऐसा ही एकलौता बस यही अवतल दर्पण है जो कि तीनों बनाएगा। इस पे बहुत आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आएगा इसमें, फिर छूटेगा तो प्रॉब्लम होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। हाँ अब ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे वास्तविक आभासी दोनों, आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक। काल्पनिक मतलब वर्चुअल होता है, जो हमको लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ बन रहा है लेकिन वो होता नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर बी, बी काल्पनिक। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के लिए कि प्रकाश की किरण होता क्या है। देखिए प्रकाश का किरण, जब सूर्य सूर्य अपना किरण मतलब जो भी इस रेखा में जैसे जिधर चलती है तो उसी को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। अगर एक है तो किरण बोलेंगे, और बहुत सारा मिल गया तो किरणों का समूह जिसको हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। क्वेश्चन ये भी रहता है कि किरण किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। अकेला अगर है किरण तो उसे ओनली प्रकाश का किरण बोल देंगे, जिसको जिसको हम लोग किरण आलेख से दर्शाते हैं। फोकस तो कुछ और है, किरण पुंज बता दिए, ऑल होगा नहीं। तो ये हो गया आंसर। किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज तीन तरह का होता है। एक होता है अपसारी अपसारी किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज। नाम से स्पष्ट देखिए, अप मतलब क्या होता है? कहीं से निकल करके, जैसे यहाँ से निकली और चारों दिशा में गई, ठीक है, तो अपसारी हो गया। अभिसारी का मतलब होता है कहीं पे आके वो मिल रही, जैसे इसका क्या होता है? आके ये एक बिंदु पर वस्तु मतलब जो किरणें हैं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। समांतर का मतलब होता है कि किरण जो है सीधी मतलब एक एक के समानांतर चलेंगी सीधी रेखा में। ठीक है। तो यही होता है। तीन तरह का होता है, अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी में एक जगह से निकल के चारों दिशा में फैलती है, अभिसारी में एक जगह मिलती है, समानांतर में समानांतर चलती है। इसे कोई ये नहीं। क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में लिखने के लिए, अपसारी अभिसारी समांतर में अंतर लिखें, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं। तो अभी हम बताएं कि क्या बोलते हैं। प्रकाश का स्रोत बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं, प्रतिबिंब प्रकीर्णन। तो क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण किरण पुंज, सॉरी, प्रकाश का स्रोत क्या होता है? पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है, और किरण पुंज हम लोग देख लिए। प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए प्रतिबिंब को हम लोग कब से पढ़ रहे हैं कि ये दो तरह का होता है, वास्तविक और काल्पनिक। होता है क्या है कि किसी वस्तु जैसे प्रतिबिंब बनना, इस जैसे कोई वस्तु से टकराई, जैसे ये यहाँ पर हम वस्तु रखें, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद जिस वस्तु को मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है
वहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब जो होता है दो तरह का बनता है, एक वास्तविक बनता है और एक काल्पनिक बनता है। तो अब आप लोग देख ही लिए कि वास्तविक और काल्पनिक क्या होता है। तो वास्तविक जो होता है जिसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जैसे सिनेमा घर में हम लोग किस दर्पण का यूज सॉरी किस कैसा प्रतिबिंब का यूज करते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब का। और काल्पनिक को हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक हमेशा सीधा बनाता है, वास्तविक हमेशा उल्टा बनाता है, काल्पनिक हमेशा सीधा बनाता है किसी भी प्रतिबिंब का साइज। अब प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन क्या होता है कि जैसे प्रकाश आई टकराने के बाद किसी बिंदु, अच्छा प्रकीर्णन तो हम लोग को पढ़ना है आगे, तो इसको बाद में हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए हमेशा कह रहा है सीधा, हमेशा सीधा किसमें बनता है? समतल में तो क्या होता है, काल्पनिक बनता है, और उत्तल में सीधा बनता है, अवतल में भी बनता है। तो इसका हमेशा सीधा जो होता है दोनों में बनेगा, समतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण। यहाँ दोनों देना चाहिए था, इनमें से कोई ना दे करके देना चाहिए ए एंड बी। अवतल में क्या होता है, सीधा भी बनता है उल्टा भी बनता है, तो ये हमेशा पूछ रहा है, तो समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा आंसर इसका। चलिए अगला में क्या है कि किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? देखिए क्वेश्चन क्या है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। तो हम लोग क्वेश्चन देखें, पहला है समतल, फिर उत्तल, फिर अवतल। तो अब बताइए समतल में हम लोग क्या पढ़े थे कि बराबर बनता है, उत्तल में क्या बने थे पढ़े थे कि छोटा बनता है, अवतल में तीनों तरह का बनता है। तो हम लोग क्या मारेंगे इसमें, बड़ा का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक लाइन बनाते हैं। ये हो गया हमारा परावर्तक सतह, कोई भी सतह, जैसे कि कोई भी सतह ले सकते हैं, जैसे दर्पण हो गया, मीन्स जो समतल दर्पण हो गया, उसको लेकर के वहां से प्रकाश को टकराइए, फिर आप लोग को प्रकाश ऐसा दिखेगा, जैसे यहाँ से टकराया प्रकाश और इधर गया। जैसे आप लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे खड़ा है, तो ये आदमी जो है जब प्रतिबिंब में देखेगा तो ये आदमी दिखने लगता है, मतलब कि उसको रेंज में, ऐसा रेंज पर रखा जाए कि ये आदमी उसको देख ले, तो दिखता है ना। तो यही कारण, ये कैसे दिखता है, तो हम लोग बताएंगे ये प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग दो लाइन बनाए, जैसे कि यहाँ से टकराया, यहाँ से क्या आया प्रकाश, और टकरा करके इधर गया, और बीच में एक अभिलंब होता है, इसके बीच में, इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये टकराने के बाद इधर जो गई इसको परावर्तित बोलते हैं, मतलब परावर्तित हो गई, परावर्तित किरण। इसके बीच में इसको बोलते हैं, ये एंगल बना रहा है ना, ये आई होता है, ये आर होता है। आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब होता है परावर्तन कोण। और ये जो दर्पण जैसा है इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो पहले क्वेश्चन ये पूछेगा कि सब्जेक्टिव में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन बताएंगे कि जब कोई किरण परावर्तक सतह से टकराती है तो टकरा कर दूसरे माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब इसको पूछेगा कि इसके कितने नियम होते हैं, तो इसको दो नियम होते हैं। दोनों नियम क्या होता है, तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ही पूछता है कि जैसे आपतित किरण और परावर्तित किरण और अब जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही समतल पर होता है। देखिए समतल पर है ना, तीनों एक ही समतल पर होता है, तो पहला हो गया। और दूसरा ये होता है कि जो ये आई है, आई आर के बराबर होता है, मतलब कोण आई जितना रहेगा उतना ही कोण आर रहेगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री होगा, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये इसमें दोनों बराबर होता है और ये तीनों एक ही समतल में होता है, पहला नियम। तो कितने नियम होते हैं, तो दो नियम हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला में है कि साइड मिरर के रूप में किए, तो ये तो पहले ही क्वेश्चन देख लिए थे, इसका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या हो गई। तो हम लोग न्यूमेरिकल तो सोचे थे कल बनाने के लिए, लेकिन इसमें भी एक आ गया है, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे फोकस दूरी एफ का मान कितना दिया है, 10, आर पूछ रहा है, तो देखिए हम लोग क्या पढ़े कि आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, तो 2f का मान है 10, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग ये ना करेंगे क्या, कभी आधा कर देंगे कभी दोगुना, फॉर्मूला याद रहेगा ये। अगर नहीं भी याद है तो हम लोग इस तरह से बना लेंगे, जैसे ये गोला हुआ, इसको अगर हम लोग यहाँ से मिलाते हैं
ये छोटा एफ, ये छोटा एफ, ये आर होता है, मतलब त्रिज्या होता है ना, ये त्रिज्या, तो त्रिज्या को एफ एफ में बांटता है आधा आधा, तो ये आर जो होता है आर बराबर 2f होता है, ठीक ना। चलिए अगला है कि परावर्तक के नियम में निर्धारित होता है। तो अभी हम लोग परावर्तक के नियम में क्या पढ़े थे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है। विचलन हम लोग तो नाम ही नहीं सुने हैं, तो इसको तो ऐसे ही काट देंगे, नन तो होगा नहीं, क्योंकि जब ये ऑप्शन नहीं होगा तो नन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें परावर्तन कोण अपवर्तन, यहाँ पे अपवर्तन का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए अगला में क्या है, फर्स्ट में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही तो पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अगला में काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, नन होता है। तो कब से हम लोग समझ रहे हैं यही कि काल्पनिक क्या होता है। काल्पनिक जब भी बनेगा हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब क्या बोलेंगे कि सीधा बनता है। अगला में है कि गोलीय दर्पण के परतक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहलाता है। जैसे ये दर्पण हुआ, मतलब गोलीय दर्पण मान लीजिए, जिसे परावर्तक कोई भी हुआ ना, अवतलीय दर्पण मान लेते हैं, तो कह रहे हैं इसके जो केंद्र होता है, दर्पण का ये केंद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग का क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। पी मतलब क्या होता है, मुख्य, मुख्य क्या, मुख्य ध्रुव, तो हम लोग पोल, मतलब ध्रुव मतलब क्या होता है, पोल, तो मुख्य ध्रुव हो जाएगा आंसर। तो इतना ही था हम लोग का, 15 क्वेश्चन ही था। तो आप लोग देखें कि इसमें दिख रहा है कि 15 है, लेकिन इससे कितना सब्जेक्टिव बन सकता है, कितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अगर आप लोग रिवीजन किए होंगे अच्छे तरीके से ये चैप्टर को, तो आप लोग को रिवीजन तो बेहतर मिला ही होगा, साथ में सब्जेक्टिव भी बहुत सारा मिला होगा, ठीक है ना। तो अगर जो भी अगर इसमें क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें मिले आप लोग उसको जरूर नोट करें, और एग्जाम में देखिएगा कितना आप लोग के लिए ये लाभदायक होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।